दोस्तों, एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही और अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर किसी केस का जांच पड़ताल करने के लिए कहीं जा रही थी। दोस्तों, उस समय दोपहर का समय था तो महिला दरोगा जी को भूख लग जाती है। तभी महिला दरोगा जी अपने ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर साहब, यहाँ आसपास में अगर कहीं कुछ होटल दिखाई देगा तो वहाँ पर गाड़ी रोकना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर खाना खाकर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं जांच पड़ताल करने में कितना समय लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर जांच पड़ताल करते करते हम लोग को रात भी हो सकती है और मुझे भूख काफ़ी ज़ोर से लगी है। तो आज का जो खाना है हम लोग होटल पर ही खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो ड्राइवर साहब थे वो कुछ देर बाद एक होटल पर अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। दोस्तों, महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर जाने के लिए सोचती हैं तो वहां पर वो देखती है कि एक व्यक्ति जूठे बर्तनों को धोकर उसको साफ कर रहा है, बर्तन मांजने का काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही महिला दरोगा उस व्यक्ति का चेहरा देखती हैं तो दोस्तों उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, एकदम से उनके होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों, वो महिला दरोगा दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास जाती हैं और उसको गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वहाँ होटल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, खाना वगैरह खा रहे थे। होटल के अंदर बहुत सारे लोग थे और कुछ लोग उसको देखकर महिला दरोगा को बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि ये महिला दरोगा इस हालत में उस आदमी को गले लगाकर क्यों रो रही है, यहाँ तक कि वो बर्तन साफ करने वाला आदमी है। दोस्तों, सभी लोग सोचने लगते हैं कि बर्तन साफ करने वाले को गले लगाकर महिला दरोगा आखिरकार रो क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन दोस्तों, जब उस व्यक्ति की सच्चाई लोगों के सामने आती है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो व्यक्ति बर्तन धो रहा है। दोस्तों, महिला दरोगा उस आदमी को देखकर रोने लगती हैं और उस व्यक्ति के जीवन की सच्चाई क्या थी और महिला दरोगा से उस व्यक्ति का रिश्ता क्या था और वो व्यक्ति होटल के अंदर मजदूरी करके बर्तन धोने का काम क्यों कर रहा था। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज़ रोज़ मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना एक साधारण से परिवार की है, जिसमें एक सत्यम नाम का एक लड़का अपनी पत्नी कविता के साथ एक शहर में रहता था। दोस्तों, जो उसकी पत्नी थी कविता, उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बन जाए या फिर कोई भी सरकारी नौकरी करने लगे। क्योंकि दोस्तों, जो उसके घर की स्थिति थी ना, वो ठीक ठाक नहीं थी। कविता हमेशा सोचती रहती थी कि अगर उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उसके घर की जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, कविता हमेशा अपने मन में इस तरीके की बातें सोचती रहती थी। लेकिन जो सत्यम था दोस्तों, वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जॉब करता था और महीने की मुश्किल से 15 से 18,000 रुपए वो कमाता था। एक दिन कविता और सत्यम अपने कमरे में बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी दोस्तों, कविता सत्यम से कहती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बनूं और अपनी पढ़ाई जारी करूं और पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी मैं करना चाहती हूं। चाहे वो नौकरी किसी भी पोस्ट पर क्यों न लग जाए, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए और मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूं। मैं चुपचाप घर पर ऐसे खाली बैठना नहीं चाहती हूं। दोस्तों, जो कविता थी वो सत्यम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और सत्यम भी कविता को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिस वजह से सत्यम जो है वो उसकी बातों को टाल नहीं पाता है। और सत्यम कविता से कहता है कि देखो, तुमको पढ़ना लिखना है तो तुम पढ़ो लिखो, पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं होती है। तुम पढ़ो और मन लाकर पढ़ो, लेकिन तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ाई शुरू कर सकती हो। लेकिन मैं देखो, महीने का मैं 15,000 रुपये 16,000 रुपये कमाता हूँ और मैं पूरे महीने का खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वो सारा पैसा मैं तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च कर दूंगा। अगर तुमको ये ऐतराज़ नहीं है इसमें तो तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हो। दोस्तों, जो कविता थी वो बड़े शांत स्वभाव की लड़की थी और वो अपने पति की प्रॉब्लम को समझती थी। दोस्तों, कविता अपने पति की बातों को मान जाती है और उस दिन के बाद से वो अपने घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और सत्यम जो था वो कंपनी में नौकरी करने लगता है। दोस्तों, जो सत्यम था वो अपनी पत्नी को खूब पढ़ाई लिखाई करवाता है और कुछ समय बाद जो उसकी पत्नी थी वो एक पुलिस विभाग की भर्ती निकलती है। तो दोस्तों, कविता उसमें अपना फॉर्म भर देती है। जैसे ही फॉर्म भरती है तो कुछ महीने बाद उसका पेपर भी होता है और दोस्तों, पेपर जब वो दे देती है तो भगवान की कृपा से उसका सिलेक्शन भी पुलिस वालों में हो जाता है। दोस्तों, जो उसकी मेहनत है और उसका जो लगन है
आखिरकार वो एक दिन रंग ला जाती है। लेकिन दोस्तों जो कविता थी वो अब एक सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की पोस्ट पर अपनी ड्यूटी करने लगी थी, जिस वजह से सत्यम और जो कविता थी ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब दोस्तों जो कविता थी वो एक महिला दरोगा बन चुकी थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, यहाँ तक कि सत्यम की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। कविता और सत्यम दोनों लोग मिलकर अपने अपने रिश्तेदारों को खुशखबरी देते हैं। जब रिश्तेदारों को ये बात पता चलता है कि जो सत्यम की पत्नी है कविता वो सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बन गई है, तो दोस्तों रिश्तेदार के सभी लोग उसके घर पर आने जाने लगते हैं और सभी लोग उनको बधाई देने लगते हैं। कुछ लोग उनसे कहते हैं बधाई देते हुए कि बधाई हो आप दरोगा बन गई हैं, तो कुछ लोग उससे कहते हैं कि बधाई हो आपको सरकारी नौकरी मिल गई है। दोस्तों सत्यम के जितने भी दोस्त मित्र लोग थे वो सभी लोग उसके घर पर आते हैं और कविता को बधाई देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस विभाग के बड़े बड़े अफसर लोग कविता को बधाई देने के लिए उसके घर पर आते थे। मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस के अधिकारी के बड़े बड़े लोग उसके घर पर आते थे तो सबसे पहले वो लोग सत्यम से पूछते थे कि मैडम जी कहाँ हैं। तब सत्यम उन पुलिस वालों से बता देता था कि मैडम जी अपने रूम में बैठी हुई हैं या फिर बालकनी में बैठी हुई हैं। तो दोस्तों जो लोग उससे मिलने के लिए आते थे वो सत्यम से बातचीत नहीं करते थे, वो लोग डायरेक्ट कविता के पास जाते थे और उसको सैल्यूट करते थे, उसको बधाई देते थे, उससे बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे। तो दोस्तों सत्यम को ये बात पसंद नहीं आती थी। सत्यम सोचता था कि कोई भी अगर घर पर आता है तो सबसे पहले वो मुझसे ना मिलकर मेरी पत्नी के पास मिलने के लिए चला जाता है, उसी से मिलता है, उसी से बातचीत करता है और जब बातचीत खत्म होती है तो वो लोग मुझसे बिना मिले वो लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मुझसे कोई बात भी नहीं करता है, मुझे कोई मान सम्मान भी नहीं देता है, मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ और मैं दिन रात मेहनत करके एक एक रुपये जुटाकर मजदूरी करके मेहनत करके कैसे भी पैसा बचाकर मैंने सारा पैसा अपनी पत्नी के ऊपर खर्च किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी जिम्मेदारियों को मैंने संभाला, तब जाकर मेरी पत्नी इस मुकाम को हासिल कर पाई है। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति मेरी बात कर ही नहीं रहा है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है। दोस्तों जो सत्यम था वो इस तरीके की बातों को अपने दिल और दिमाग में सोचने लगता है और ये जो सारी बातें हैं ना वो उसके दिमाग और दिल में एकदम से बैठ जाती हैं। इसी को सोच के वो परेशान होने लगता है। तभी सत्यम एक दिन फैसला लेता है। दोस्तों सत्यम सोचता है कि ऐसी पत्नी के साथ मैं कभी भी नहीं रहना चाहूंगा जिसके सामने मेरी कोई इज्जत ही ना हो। दोस्तों सत्यम अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला करता है और वो सोचता है कि मैं अगर अपनी पत्नी से अलग रहकर दूसरी दुनिया बसाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल होगी और इस तरीके की ज़िंदगी मुझे नहीं झेलनी पड़ेगी, अपने पत्नी के अंडर में मुझे नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों वो सोच रहा था कि ऐसे घर में रहने का क्या मतलब है जहाँ पर मेरी कोई अहमियत ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी से कोई मिलने के लिए आता है, उसी से हंसी मजाक करता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। दोस्तों जो सत्यम था वो अपने घर पर एकदम से अकेले पड़ गया था, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि पत्नी अपनी ड्यूटी कर रही है तो लोगों से मिलना जुलना, रात को आना जाना, कहीं कोई जाँच पड़ताल करना होता था तो वो एक एक दिन तक घर से बाहर रहती थी। तो जो सत्यम था घर पर एकदम से अकेला पड़ जाता है और उसके जो घर के आसपास के लोग थे ना वो लोग उसको ताना मारने लगते हैं। वो लोग उसको कहते थे कि तुम अपनी पत्नी के पैरों पर जी रहे हो और गांव में रहकर अपनी पत्नी के पैसे का खाना खा रहे हो, अपनी पत्नी के बदौलत तुम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। गांव के आसपास के लोग जो थे वो इस तरीके की बातें करने लगते हैं, जिस वजह से सत्यम बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। और दोस्तों सत्यम जो है वो कविता के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाकर उससे तलाक लेने की जिद पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों कविता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो उसका पति है सत्यम, उसके साथ वो ऐसा क्यों कर रहा है और सत्यम उसके ऊपर झूठा झूठा आरोप क्यों लगा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है वो कविता को समझ में नहीं आ रही थी। तभी कविता सत्यम से कहती है कि आप ये सब फालतू की बातें मेरे से मत करिए, ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये सफलता सिर्फ मेरी सफलता थोड़ी है, ये सफलता आपकी सफलता है। आज मैं सब इंस्पेक्टर बनी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बनी हूँ, क्योंकि अगर आप दिन रात मजदूरी नहीं करते, मेहनत नहीं करते और मुझे नहीं पढ़ाते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर कभी भी अपने ज़िंदगी में नहीं पहुंच पाती। और आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, मुझसे तलाक लेने की बात कर रहे हैं,
ऐसा तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। सत्यम देखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। दोस्तों जो कविता थी वो अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उससे खूब विनती करती है और कहती है कि सत्यम देखो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, तुम मुझे तलाक मत दो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बदौलत हूँ, इसमें मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, सब कुछ तुम्हारी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। दोस्तों अगर मैं एक बात आप लोग को बताऊं कि अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी होगी आप लोगों ने या फिर सुनी भी होगी कि जब पति अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर कुछ लायक बना देता है या फिर उनकी जो पत्नियां हैं वो सरकारी पोस्ट पर नौकरी करने लगती हैं या फिर उनकी पत्नियां डीएम एसडीएम वगैरह बन जाती हैं या फिर कोई पुलिस अधिकारी बन जाती हैं, तो दोस्तों वो लोग अपने पति को छोड़ने का फैसला ले लेती हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन पति को तलाक देना चाहिए क्योंकि वो लोग सोचती हैं कि मैं सरकारी नौकरी कर रही हूं और जो मेरा पति है वो बेरोजगार है, वो मजदूरी कर रहा है, छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, इसके साथ मैं रहूंगी तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। दोस्तों जब उन लोगों को नौकरी मिल जाती है तो वो लोग ऐसी बातें सोचने लगती हैं। लेकिन दोस्तों जो कविता थी वो अपने दिल और दिमाग में इस तरीके का विचार कभी आने ही नहीं देती थी, वो ऐसी बातें कभी सोचती ही नहीं थी। वो सरकारी ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, वो कह रही थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तलाक मत दो। दोस्तों कविता अपने पति से यह भी कहती है कि आपके बिना मेरा जो संसार है वो एकदम से अधूरा है, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके बिना, चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं आपसे अलग नहीं रह सकती हूं। लेकिन दोस्तों जो सत्यम था उसके सर पर भूत सवार था और वो कविता की एक बात नहीं सुनता है और कविता से जबरदस्ती तलाक लेने की जिद पर अड़ जाता है और तलाक भी ले लेता है, जिस वजह से कविता बहुत ज्यादा सदमे में पड़ जाती है और दोस्तों दिन रात हमेशा वो सत्यम के बारे में सोचने लगती है। लेकिन दोस्तों सत्यम अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है और वहां पर एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। दोस्तों कुछ दिनों बाद कविता भी अपने आप को कैसे भी संभालती है और सोचती है कि चलो कोई बात नहीं है, अगर मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता है तो इसमें क्या हो गया है, लेकिन मेरे पास जो नौकरी है वो मेरे पति की बदौलत मुझे मिली है और मैं हमेशा ईमानदारी से उस नौकरी को करूंगी और अपना फर्ज अदा करूंगी और नौकरी पर किसी भी चीज की आंच नहीं आने दूंगी, क्योंकि वो सोचती थी दोस्तों कि ये नौकरी जो है सिर्फ और सिर्फ सत्यम के बदौलत ही मिली है, इस वजह से उस नौकरी को बचाकर जिंदगी भर उस नौकरी को करना चाहती थी। दोस्तों अब कविता पूरे ईमानदारी के साथ अपने ड्यूटी को करने लगती है और इस तरीके से समय गुजरने लगता है। लेकिन दोस्तों जब 2 सालों का वक्त गुजर जाता है तो 2 सालों बाद कविता का ट्रांसफर संयोग से उसी शहर में हो जाता है जहां पर सत्यम अपनी कंपनी में नौकरी कर रहा था। तभी दोस्तों कविता एक दिन किसी केस का जांच पड़ताल करने के लिए अपने सिपाही के साथ और अपने ड्राइवर के साथ एक गाड़ी में बैठकर, अपने सरकारी गाड़ी में बैठकर कहीं जांच पड़ताल करने के लिए जा रही थी। दोस्तों उस समय दोपहर के 12:30-1 बज रहे थे और जो कविता थी उसको भूख लग गई थी क्योंकि घर से जल्दीबाजी में निकल गई थी और वो नाश्ता नहीं की थी। दोस्तों कविता अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर साहब यहाँ आसपास में कहीं खाने के लिए कोई होटल वगैरह दिखेगा अच्छा सा तो वहाँ पर गाड़ी रोक लेना, मुझे भूख लगी है, हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर खाना वाना खा लेंगे तब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं जांच पड़ताल करने में कितना समय लग जाएगा और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग को रात भी हो सकती है, रात को रुकना भी पड़ सकता है, इसलिए हम लोग पहले थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तभी दोस्तों ड्राइवर साहब जो थे वो थोड़ी दूर चलने के बाद एक होटल पर गाड़ी को लगा देते हैं। अब दोस्तों कविता अपनी गाड़ी से उतरती है और होटल के अंदर जैसे ही कदम अपना रख के अंदर जाने लगती है तभी वो देखती है कि उसका जो तलाकशुदा पति है सत्यम, वो उसी होटल में जूठे बर्तनों को साफ कर रहा था, बर्तन धोने का काम कर रहा था। दोस्तों कविता अपने तलाकशुदा पति को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाती है। दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब सत्यम अपनी पत्नी को इस हालत में वहां पर देखता है तो शर्म के मारे अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर एकदम से मायूस हो जाता है। दोस्तों वहीं कोने में बैठकर वो चुपचाप मुंह मोड़कर और बर्तन धोने लगता है। दोस्तों सत्यम की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो खड़ा होकर कविता के पास जाए और जाकर उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर पाए। तभी दोस्तों कविता जो थी वो सत्यम के पास जाती है और उसके पास बैठकर रोने लगती है। दोस्तों वो अपने पति से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जब तुमने मुझसे तलाक लिया था तो तुम एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे और महीने के तुम 15 से 18 हजार रुपये कमा ले रहे थे, लेकिन जब आप अकेले हो गए हो, जब आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है तो आप यहाँ पर बर्तन धोने का काम क्यों कर रहे हो? क्या आपने अपनी दूसरी शादी कर ली है क्या? तभी दोस्तों सत्यम उससे कहता है
है कि देखो मैंने अपनी दूसरी शादी नहीं की है। तब दोस्तों कविता उससे पूछती है कि अगर आपने दूसरी शादी नहीं की है तो आपके पास ऐसी मजबूरी कौन सी आ पड़ी थी जिसकी वजह से आप होटल के अंदर आकर साफ सफाई कर रहे हैं, बर्तन धोने का काम कर रहे हो। दोस्तों कविता की ये बात सुनकर सत्यम की आंखें भर आती हैं और वो भी एकदम से रोने लगता है। सत्यम कविता से बताता है कि देखो मैं जिस कंपनी में पहले जॉब करता था वो शहर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी हमेशा याद सताती रहती थी। मैंने उस शहर में तुम्हारे साथ बहुत ही हसीन पल बिताया था जिस वजह से मुझे उस शहर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं वो शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला आया। लेकिन मैं जिस कंपनी में नौकरी करता था उस कंपनी से मैंने 1 महीने की छुट्टी लिया था क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे पैर में चोट लग गई थी और मैं काम करने के लिए नहीं जा पा रहा था, बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा था। जब मैं छुट्टी लेकर घर पर बैठ गया और जब मैं ठीक हो गया तो जब 1 महीने बाद नौकरी करने के लिए उस कंपनी में फिर से गया तो कंपनी वालों ने मुझे काम पर रखने से मना कर दिया जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने उनसे बहुत विनती करने की कोशिश की लेकिन वो लोग मेरी बातों को नहीं सुने और मैं वहाँ से लौटकर अपने रूम पर आ गया। कुछ दिनों तक मैं अपने रूम पर ही बैठकर इधर उधर नौकरी की तलाश करता रहा लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी और मेरे पास जो पैसे बचे हुए थे थोड़ा बहुत वो पैसे मेरे दवाई में खर्च हो गए। उसके बाद मैं इधर उधर भटकने लगा लेकिन मुझे कहीं भी किसी कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही थी और मैं एक एक रुपए के लिए तरसने लगा था जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया था और इधर उधर भटकने लगा था। मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे तो मैंने सोचा कि जिंदा रहने के लिए मुझे खाना तो खाना ही पड़ेगा और खाना खाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं मजदूरी तो करना ही पड़ेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। जिस वजह से मजबूरी में मैंने उसको शहर को छोड़ दिया और वहाँ से छोड़कर मैं यहाँ पर चला आया। इस होटल पर जब मैं आया था तो मेरी बातचीत मैनेजर से हुई थी। जब उससे बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि इस होटल पर कोई भी जगह खाली नहीं है, बस एक काम खाली है और वो भी जूठे बर्तनों को साफ करना है। मैनेजर साहब मुझसे बोल रहे थे कि अगर तुम बर्तन धोने का काम कर सकते हो तो 2-3 महीने तुम ये काम कर लो, अगर दूसरी पोस्ट खाली होगी तो मैं तुमको वो काम दे दूंगा और वहाँ पे तुम नौकरी कर सकते हो। जिस वजह से मैं कुछ दिनों से यहीं पर बर्तन साफ करने का काम कर रहा हूँ और मुझे महीने के 8 से 10 हज़ार रुपये यहाँ पर मिल जाते हैं और कैसे भी करके मैं अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ। दोस्तों सत्यम जब इतना सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है तो इतना कहने के बाद कविता के सामने वो फूट फूट कर रोने लगता है। तब दोस्तों कविता उससे कहती है कि देखो मैंने तुमको कितना समझाया था कि तुम मुझे तलाक मत दो लेकिन उस समय तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी थी और तुम मुझसे तलाक देकर ही मुझे छोड़े थे। लेकिन मैं तो तुमसे दरोगा बनने से पहले भी प्यार करती थी और जितना प्यार मैं पहले करती थी उतना प्यार मैं दरोगा बनने के बाद भी आज भी तुमसे करती हूँ। तुमसे बिछड़ने के बाद मैं कई सालों तक एकदम से सदमे में पड़ी रही लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौट कर नहीं आए और आज तक तुमने मुझसे फ़ोन से बात करने की भी कोशिश नहीं की। खैर जो भी हुआ सुबह इसको छोड़ो, अब ये सब बात करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने मुझे उस दिन तलाक क्यों दिया था। वहाँ तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी जिससे तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। तब दोस्तों सत्यम कविता से कहता है कि देखो जब तुम दरोगा बन गई थी तो तुमसे मिलने के लिए घर पर बहुत सारे लोग आते थे और तुमको बधाई भी देते थे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ तुमको मान सम्मान देते थे, तुमको बधाई देते थे। मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं था। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों ये बात सत्यम के मुंह से सुनकर कविता बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि देखो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर तुमको ऐसा लग रहा था कि मुझे नौकरी मिलने से तुम्हारी जो इज्जत है, तुम्हारी जो मान सम्मान है वो कम हो रही है तो तुम मुझे एक बार बता देते, मैं तुम्हारे खातिर अपनी इस नौकरी को भी छोड़ देती। लेकिन मैं अपने आप से तुमको दूर नहीं जाने देती। मैं आज भी तुमसे उतना ही ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना मैं दरोगा बनने से पहले तुमसे प्यार करती थी। दोस्तों कविता सत्यम से कहती है कि देखो अब तुम ये बर्तन धोने का, बर्तन मांजने का काम बंद कर दो। अगर तुम मेरी इज्जत करते हो, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम मुझे फिर से एक बार अपना बना लो। दोस्तों
कविता सत्यम को गले से लगाकर वहीं होटल में फूट फूट कर रोने लगती है। तब सत्यम अपनी पत्नी से कहता है कि देखो अब मेरे साथ तुम कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे काबिल भी नहीं हूँ। पहले तो मैं थोड़ा बहुत काम भी करता था, लेकिन अब तो मैं ऐसा काम करता हूँ जिस वजह से तुम मेरे साथ रहने के लिए राजी भी नहीं होगी। तब कविता उससे कहती है कि तुम मेरे काबिल पहले भी थे और मेरे काबिल तुम आज भी हो। तुम्हारी गलतफहमी और तुम्हारी गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए थे और हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे थे। दोस्तों वो कहती है कि कहते हैं ना कि गलतफहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर जाता है और हंसता खेलता परिवार भी उजड़ जाता है, सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से। कुछ ऐसा ही हम दोनों के साथ भी हुआ है। तुम्हारे दिल और दिमाग में जो गलतफहमियां बैठी हुई हैं, बस इसी कारण की वजह से तुमने मुझे तलाक दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। दोस्तों वो कहती है उसे कि देखो मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गई थी, इसीलिए सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर थी और सभी लोग मुझे बधाई देने के लिए आ रहे थे। और मैं तो तुम्हारी पत्नी थी, अगर मैं दरोगा बन गई थी तो तुम्हारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। तुमको तो ये सोचना चाहिए कि देखो हमारी जो पत्नी है वो पढ़ लिख एक बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रही है, वो एक दरोगा बन गई है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कहां से गलतफहमी आ गई थी, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों वो कहती है कि देखो अब इन सब बातों का सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। अब हम दोनों फिर से एक साथ रहेंगे और अपना खुशहाल जीवन बिताएंगे और खुशहाल जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों सत्यम जो था वो अभी भी अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन फिर भी कविता उसको बहुत ज्यादा प्यार से समझाती है और उससे कहती है कि देखो चलो हम लोग एक नई जिंदगी शुरुआत करते हैं। दोस्तों कविता उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर लेकर आती है। दोस्तों ये दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं और फिर से कविता अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और दोनों का जीवन अब अच्छे से गुजर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि कविता के बारे में कुछ आप लोग कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कविता ने जो सत्यम के साथ किया था वो सही किया था या फिर गलत किया था। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो कविता थी वो बहुत नेक दिल की लड़की थी और ऐसी लड़की भगवान हर माँ बाप को दे और हर पति को ऐसी पत्नी दे। दोस्तों कविता के बारे में 2 शब्द आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।